अगर किसी देश के नागरिक एकजुट हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें बांग्लादेश में देखने को मिला। सोमवार 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। ये रहा वो वीडियो जब पीएम शेख हसीना उनकी बहन शेख रेहाना और उनके स्टाफ के साथ मिलिट्री हेलीकॉप्टर में देश छोड़कर भाग रही थी। दरअसल बांग्लादेश के स्टूडेंट एक कोटा सिस्टम के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी मांग सुनने की बजाय वहां पर मिलिट्री, पुलिस और टैंक को भेजकर शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया और अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली इससे कहीं ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो क्या है ये कोटा सिस्टम और क्यों इसके पीछे इतना बवाल हो रहा है और क्यों एक प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो इस पूरे माजरे को जड़ से जानने के लिए आपको बांग्लादेश की आजादी की कहानी पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शुरुआत से। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत को दो हिस्सों में बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं और एक था वेस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज का पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। फिर 1971 में बांग्लादेश ने वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए जंग लड़ी और उस जंग में बांग्लादेश में दो आर्मियों का गठन हुआ। एक वो आर्मी जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रही थी जिसे मुक्ति वाहिनी नाम दिया गया, और दूसरी वो आर्मी जो बांग्लादेश में रहकर बांग्लादेश के विरोध में लड़ रही थी जिसे रजाकार नाम से जाना गया। इस जंग में इंडिया ने बांग्लादेश का पूरा साथ दिया और उस समय इंडिया की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। फिर 16 दिसंबर 1971 को वेस्ट पाकिस्तान में सरकारी सैनिकों ने और लगभग 90,000 नागरिकों ने बांग्लादेश में भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया। 17 दिसंबर 1971 को आखिरकार ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली और बांग्लादेश के रूप में एक नया स्वतंत्र देश बना। अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ, इसकी अपने आप में ही एक अलग कहानी है। तो इसके बारे में हम जानेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो करंट सिचुएशन चल रही है वो किस वजह से चल रही है। अब 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद वहां के पीएम शेख मुजीबुर रहमान ने एक कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस कोटा सिस्टम में जो मुक्ति वाहिनी के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लड़के बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, उनको सिविल सर्विसेज में 30% का रिजर्वेशन मिला। फिर 20-25 साल बाद ये कोटा सिस्टम डिसॉल्व होता गया क्योंकि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की डेथ हो चुकी थी। तो 1997 में इस कोटा सिस्टम को और एक्सपांड कर दिया गया, मतलब अब ये कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी मिलेगा। फिर 2010 में इस कोटा सिस्टम में एक और चेंज लाया गया। अब ये कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 56% जॉब रिजर्व थी, 30% फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% माइनॉरिटीज के लिए और 1% फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, और सिर्फ 44% जॉब्स मेरिट बेसिस पर होगी। इसी वजह से 2018 में इस कोटा सिस्टम के अगेंस्ट एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। स्टूडेंट्स का कहना था कि 30% जॉब क्यों रिजर्व है फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों के लिए, मतलब आजादी फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई तो ये कोटा उनके बच्चे और उनके पोते पोतियों को क्यों दिया जा रहा है। और यही मैटर फिर हाई कोर्ट में गया और जब पिटीशन कोर्ट में गई तो कोर्ट ने यह कहकर इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि जिसने ये पिटीशन सबमिट की है उसका इस कोटा सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस बयान ने। उन्होंने कहा कि कोटा सिस्टम बिल्कुल सही है और इसे नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए भी कहा क्योंकि ये कोटा उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और क्योंकि बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था, इसी वजह से स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। उन्होंने बसेस और ट्रेन जाम कर दी और गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैक कर दी और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि 2018 में गवर्नमेंट को सिस्टम हटाना ही पड़ा और स्टूडेंट्स को वो मिल गए जो उन्हें चाहिए था और प्रोटेस्ट खत्म। पर यही कोटा सिस्टम 6 साल बाद वापस से लाया गया क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स थे उन्होंने सरकार के खिलाफ एक पिटीशन डाली कि जो कोटा सिस्टम हटाया गया वो गलत था। फिर 5 जून 2024 को कोर्ट का फैसला आया कि जिस तरह से कोटा सिस्टम को हटाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इररिलेवेंट था और कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम फाइटर इस देश के सबसे बैकवर्ड और सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप में से एक है, इसलिए कोटा सिस्टम को वापस से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इससे स्टूडेंट्स का गुस्सा शेख हसीना पर टूट पड़ा। अब ऑर्डर तो कोर्ट ने दिया तो लोग शेख हसीना पर क्यों गुस्सा थे, तो इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कि जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे तो उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने अनफेयर इलेक्शन करवाए थे। दूसरा ये कि उन्होंने 2018 में कहा था कि कोटा सिस्टम बिल्कुल सही है। और तीसरा, उन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स, मिलिट्री और पुलिस यूज करी, जिस वजह से लोग उन्हें डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे और उन्हें एक डिक्टेटर प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। इसलिए 1 जुलाई 2024 से स्टूडेंट प्रोटेस्ट वापस से शुरू हो गई।
ढाका के साथ साथ बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट में भी बस और ट्रेन फैसिलिटीज बंद कर दी गई और बसें जलाई गई। फिर 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को कोटा नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स को मिलेगा। ये रजाकार लोग वही है जो बांग्लादेश में होने के बावजूद बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ लड़े थे और उनके इसी बयान ने प्रोटेस्ट को और बढ़ा दिया। स्टूडेंट्स उन पर और गुस्सा हो गए और उन्होंने कई नारे भी लगाए, जैसे तुई के, आमी के, रजाकार रजाकार। इसका मतलब यह है कि तुम कौन हो, हम कौन हैं, रजाकार रजाकार। अब इससे स्टूडेंट्स ये बताना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना स्टूडेंट्स के खिलाफ ये रजाकार शब्द यूज नहीं कर सकती है। और 15 जुलाई को सिचुएशन बद से बदतर हो गई। फिर शेख हसीना ने स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस, आर्मी और उन्हीं की पार्टी आवामी लीग की स्टूडेंट विंग यूज करी, जिससे खून पानी की तरह बहा और उस दिन 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो गई। शेख हसीना को लग रहा था कि इसे सख्त कदम उठाने से प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। अब हालात बद से बदतर हो चुके थे। स्टूडेंट्स ने पुलिस वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट और सेंट्रल बैंक को भी हैक कर लिया था और हैकर्स ने खुद को बताया द रेजिस्टेंस। इसके बाद पूरे इलाके में 4G सर्विसेज बंद कर दी गई और शूट एंड साइट का ऑर्डर पास कर दिया। मतलब जो भी प्रोटेस्टर दिखे, जो भी स्टूडेंट दिखे, उसे सीधा गोली मार दो। और इसी दौरान 21 जुलाई तक 14 बच्चों सहित 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी और 2500 से ज्यादा लोग घायल थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कोटा सिस्टम वाले फैसले को कैंसिल कर दिया और अब 93% जॉब्स मेरिट बेसिस पर होगी। 5% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिया जाएगा और 2% रिजर्वेशन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, माइनॉरिटीज और डिसेबल्ड लोगों को दिया जाएगा। पर इस फैसले पर भी स्टूडेंट्स खुश नहीं थे। उनका कहना था कि 5% भी फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्यों दिया जा रहा है और उन्होंने गवर्नमेंट के सामने कुछ मांग रखी, जैसे इस कोटा सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए और शेख हसीना को स्टूडेंट्स से माफी मांगनी होगी और स्टूडेंट्स की मौत की जिम्मेदारी लेनी होगी और जिस पुलिसकर्मी ने स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई थी उनके ऊपर मर्डर का केस लगाना होगा। उनकी चौथी मांग यह थी कि जो भी स्टूडेंट्स जेल के अंदर है उन्हें बाहर निकालना होगा और प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट द्वारा किसी भी स्टूडेंट को परेशान नहीं किया जाएगा। और ऐसी नो डिमांड स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से रखी थी, पर इसके एक हफ्ते बाद भी गवर्नमेंट द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और मिलिट्री और पुलिस का अत्याचार स्टूडेंट्स पर बढ़ता ही गया, जिससे स्टूडेंट्स समझ गए कि गवर्नमेंट अब समझौता करने के मूड में है ही नहीं। और अब प्रोटेस्टर्स की मांग सिर्फ इस कोटा सिस्टम को लेकर नहीं थी, बल्कि स्टूडेंट्स चाहते थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें और इसका जवाब गवर्नमेंट ने फिर से वायलेंस से दिया और सिर्फ एक दिन में यानी 4 अगस्त को ही 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जान गई। और ये तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नंबर इससे कहीं ज्यादा है। पर फिर प्रोटेस्ट और बढ़ गया, लोग प्रधानमंत्री पर और हावी हो गए। पर इस बीच बांग्लादेश में हिंदू घरों और मंदिरों पर भी हमला किया गया। हिंदुओं पर क्यों अत्याचार किया गया और जिन्होंने हिंदू घरों और मंदिरों को जलाया, क्या वो छात्र ही थे या कोई और थे, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। कुछ सूत्र बताते हैं कि बांग्लादेशी हिंदू शेख हसीना के सपोर्टर रहे हैं, इसलिए उन पर हमले किए गए। और अब तक इस प्रोटेस्ट में ऑफिशियली 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। फिर स्टूडेंट्स ने 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर लॉन्ग मार्च टू ढाका शुरू किया, जिसमें अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स ढाका आ रहे थे और सड़कें, बस और ट्रेन सब कुछ जाम कर दिया था। स्टूडेंट्स ने ढाका यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल पर भी हमले किए और 5 अगस्त को हालात इतने बिगड़ गए कि प्रोटेस्टर शेख हसीना के घर के बाहर प्रदर्शन करने लगे और उनके रेजिस्टेंस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसके बाद 5 अगस्त को ऑफिशियली शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गई। और फिर बाद में पीएम हाउस के सामने से सारे सिक्योरिटी बैरिकेड हटा दिए गए और इसके बाद वो नजारा देखने को मिला जो 2022 में श्रीलंका में देखने को मिला था। सारे प्रोटेस्टर्स पीएम हाउस के अंदर घुस गए और सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। वहाँ के टीवी, फर्नीचर और सभी महंगी चीजें चोरी कर ली। अब बताया जा रहा है कि शेख हसीना इंडिया में है और यूके से पॉलिटिकल असाइलम की मांग कर रही है। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान किया कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। मतलब जब तक संवैधानिक रूप से गवर्नमेंट नहीं बनती है तब तक एक आंतरिक गवर्नमेंट बनाई गई और इस गवर्नमेंट के मुख्य नेता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम गवर्नमेंट के मुख्य सलाहकार के रूप में नामित करने का निर्णय राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन, सैन्य नेताओं और छात्र नेताओं के बीच बैठक के बाद लिया गया है। अब आगे देखते हैं बांग्लादेश में शांति बनाए रखने के लिए क्या नए फैसले लिए जाएंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।